हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 1 जून और आज हम लोग पूरे 1 वीक से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, हाल ही में 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुआलालंपुर। तो 46वें आसियान समिट का आयोजन 26 और 27 मई 2025 को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में किया गया है। इसका विषय था समावेशीपन और स्थिरता। इस सम्मेलन में 2045 आसियान सामुदायिक विजन को अपनाया गया और कुआलालंपुर घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें अगले 20 वर्षों में आसियान देशों के विकास के लिए मार्गदर्शक राय और योजनाओं को पेश किया गया। अब आसियान तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन। यह क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई थी। इसकी स्थापना 8 अगस्त साल 1967 को आसियान घोषणा पत्र या फिर बैंकॉक घोषणा पत्र पर इसके संस्थापक राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षर करने के साथ हुई थी। ये संस्थापक राष्ट्र कौन से थे? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इसका आदर्श वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं 11: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और सबसे नवीनतम सदस्य देश है तिमोर लेस्ट। अगला सवाल है, खबरों में रहा यूथालिया मलक्काना क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तितली। तो अरुणाचल प्रदेश के लेपर्डा जिले में यूथालिया मलक्काना नामक तितली की नई प्रजाति की खोज की गई है। पहले इसे यूथालिया एडोनिया की उप प्रजाति में पहचाना गया, बाद में इसे स्वतंत्र प्रजाति के रूप में स्थापित किया गया। यह मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है, जिसमें उत्तरी आयरलैंड, मलाया प्रायद्वीप और सुंडा द्वीप समूह शामिल हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा इंदिरा सौरागिरी जलाविकासम योजना शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा राज्य के आदिवासी किसानों को मुफ्त सौर ऊर्जा पंप उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इंदिरा सौरागिरी जलाविकासम योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री ने नागर कुर्नूल जिले के माचाराम गांव से इस योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 5 से 7.5 हॉर्स पावर के मुफ्त सोलर पंप आदिवासी किसानों को दिए जाएंगे, जो कि अगले 4 वर्षों में राज्य में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 12,600 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। अगला सवाल है, अंडर 19 सैफ चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। तो अंडर 19 सैफ चैंपियनशिप 2025 इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश के यूपिया में 9 से 18 मई 2025 तक किया गया था, जिसमें विजेता रही है भारतीय टीम और इसके कप्तान थे सिंगम युम शमी, जबकि उप विजेता रही है बांग्लादेश की टीम। फाइनल मैच गोल्डन जुबली स्टेडियम यूपिया अरुणाचल प्रदेश में खेला गया। भारत का यह 7वां खिताब है। अगला सवाल है, हाल ही में डीआरडीओ अध्यक्ष समीर वी कामत का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, 1 वर्ष। तो डीआरडीओ अध्यक्ष समीर वी कामत का कार्यकाल हाल ही में 1 साल के लिए केंद्र सरकार द्वारा बढ़ा दिया गया है, जो कि 1 जून 2025 से प्रभावी होगा और 31 मई 2026 तक या फिर अगले आदेश तक के लिए चलेगा। 25 अगस्त साल 2022 को डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में समीर वी कामत की नियुक्ति हुई थी और जो भी डीआरडीओ के अध्यक्ष होते हैं वह स्वतः ही रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव भी होते हैं। 27 मई 2024 को इससे पहले भी इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। अब डीआरडीओ तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसकी स्थापना 1 जनवरी साल 1958 को केंद्र सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय के तहत की गई थी। भारत की रक्षा से जुड़े रिसर्च कार्यों के लिए देश की यह अग्रणी संस्था है। भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक इकाई के रूप में कार्य करता है। इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, जिसका अर्थ है शक्ति का आधार विज्ञान है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है।
अगला सवाल है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 यह खेलो इंडिया पहल के तहत पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन किया गया था, जो कि 19 से 24 मई 2025 तक किया गया था। इसमें 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया है। इसमें 6 पदक खेल और 2 गैर पदक खेल यानी कि प्रदर्शनी खेल खेले गए। ये 6 खेल कौन से थे? तो फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खुली तैराकी, सेपक टकरा, पेंकक सिलाट और 2 प्रदर्शनी खेल मलखंब और रस्साकसी। पहले स्थान पर रही है इसमें मणिपुर की टीम, जिसने 14 पदक जीते हैं, 5 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य। महाराष्ट्र दूसरे पर, नागालैंड तीसरे पर, हरियाणा और जम्मू कश्मीर संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर रहे हैं। अगला सवाल है, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद। तो एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 इसका आयोजन 1 से 10 अप्रैल 2026 तक गुजरात के अहमदाबाद में किया जाएगा। यह पहला एशियाई चैंपियनशिप होगा जो कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा निर्धारित नई वजन श्रेणियों के तहत खेला जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा राहवीर योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राहवीर योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायलों की जान बचाने पर 25,000 का इनाम दिया जाएगा। जान बचाने वाले राहवीर को सम्मान पत्र भी दिया जाएगा। सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय की योजना है यह, जिसे मध्य प्रदेश में लागू किया गया है। जान बचाने में 1 से ज्यादा लोग शामिल होने पर राशि दोनों में बराबर बांट दी जाएगी। एक व्यक्ति अधिकतम 5 बार इस योजना के तहत इनाम पा सकता है। अगला सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा महिलाओं के एआई और साइबर सुरक्षा कौशल को बढ़ावा देने के लिए यशोदा एआई को लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय महिला आयोग। तो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा फ्यूचर शिफ्ट लैब के सहयोग से यशोदा एआई पहल की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य है महिलाओं को प्रौद्योगिकी और समावेशन द्वारा संचालित विकसित भारत में सार्थक योगदान देने के लिए सशक्त बनाना। यह अभियान साइबर जागरूकता, लैंगिक न्याय और महिलाओं के नेतृत्व वाली सुरक्षा नवाचारों के क्षेत्रों में राष्ट्रीय महिला आयोग के कामों के स्वाभाविक विस्तार का हिस्सा है। इसके तहत देश की 1 करोड़ महिलाओं को एआई साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साल 2027 तक चलने वाले इस अभियान में छात्राओं, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं, आशा कार्यकर्ताओं, शिक्षिकाओं और पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। अब राष्ट्रीय महिला आयोग तो यह एक सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना 31 जनवरी साल 1992 को किया गया था, जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत किया गया था। इसमें एक अध्यक्ष, एक सचिव तथा 5 अन्य सदस्य होते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। एक सदस्य अनुसूचित जाति एवं एक सदस्य अनुसूचित जनजाति का होना जरूरी है। इसकी वर्तमान अध्यक्ष हैं विजया रहाटकर। अगला सवाल है, आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले। तो आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 इसका आयोजन 2 चरणों में किया जा रहा है, जो कि इसका पहला चरण अभी हाल ही में समाप्त हुआ है, जो कि 19 से 27 मई 2025 तक जर्मनी के सूहल में आयोजित किया गया था। जबकि इसका दूसरा चरण 24 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अब पहले चरण में टॉप 3 टीमें कौन सी हैं? तो पहले स्थान पर है भारत, जिसने 11 पदक जीते हैं, 3 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य। दूसरे पर चाइना रहा है, जिसने 4 पदक, 3 स्वर्ण और 1 कांस्य जीते हैं। जबकि तीसरे पर इटली रहा है, जिसने कि 8 पदक, 2 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य जीते हैं। इस विश्व कप में 59 देशों के 638 निशानेबाजों ने भाग लिया, जिसमें भारत की तरफ से सर्वाधिक 57 निशानेबाजों ने भाग लिया था। अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेल नेटवर्क वाला राज्य बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात।
तो हाल ही में गुजरात 100% रेलवे विद्युतीकरण हासिल करने वाला देश का 24वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है। साल 2030 नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की दिशा में भारतीय रेलवे के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल साल 2030 को भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन इमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता और परिचालन लागत को कम करना तथा ऊर्जा दक्षता बढ़ाना। पूर्ण रूप से विद्युतीकृत 24 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है, हाल ही में औपचारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला नवा देश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्जीरिया। अगला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कितने अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 103। तो भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली उद्घाटन किया गया है। इस पे कुल लागत है 1100 करोड़ रुपए। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के जिलों में यह 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना, तो इसकी शुरुआत साल 2022 में केंद्रीय रेल मंत्रालय द्वारा की गई थी। देश में 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को उन्नत यात्री सुविधाओं और क्षेत्रीय वास्तुकला एकीकरण के साथ आधुनिक परिवहन केंद्रों में बदलना इसका लक्ष्य है। अगला सवाल है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीदरलैंड। तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन रॉटरडम, नीदरलैंड में किया गया है। इस सम्मेलन में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी ने हरित हाइड्रोजन उत्पाद के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के पहल को रेखांकित किया। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रमुख नीति है। इसका लक्ष्य है साल 2030 तक 5 ट्रिलियन टन वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पाद क्षमता स्थापित करना। इसका पहला चरण 2022-23 से 2025-26 तक चलेगा। दूसरा 2026-27 से 2029-30 तक चलेगा। अगला सवाल है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक व्हाइट लिलीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्या कृष्णन। तो व्हाइट लिलीज पुस्तक विद्या कृष्णन द्वारा लिखी गई है, जो कि दिल्ली के रोड रेस से संबंधित है। दरअसल सड़क दुर्घटना में अपने साथी को खोने के दुख का वर्णन विद्या कृष्णन ने इस पुस्तक में किया है। इसका प्रकाशन वेस्टलैंड द्वारा किया गया है, जबकि इसे दिल्ली में लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में भारतीय रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की गई है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य को दुधवा टाइगर रिजर्व से यह जोड़ेगा। यह योजना उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म बोर्ड की एक गंतव्य 3 वन थीम का हिस्सा है। इसका उद्देश्य है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कतरनिया घाट और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को एक संयुक्त पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना। अब इससे फायदे क्या होंगे? तो स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। अगला सवाल है, हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या को घटाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1200। तो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान सुनिश्चित करने और मतदाताओं की पहुंच को आसान बनाने के उद्देश्य से मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या को 1500 से घटाकर 1200 कर दिया गया है। अगला सवाल है, पहली वैश्विक पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत संक्रामक पशु रोगों में जीनोटिक क्षमता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 47%।
तो हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहली विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार पशु रोग पहले से अप्रभावित क्षेत्रों और प्रजातियों में फैल रहे हैं, जिनमें से लगभग 47% जीनोटिक संचरण में सक्षम है। पशुओं के स्वास्थ्य की स्थिति पर यह पहली वैश्विक रिपोर्ट है। अब WOAH यानी कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, यह एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना साल 1924 में ऑफिस इंटरनेशनल देस एपिजोटीज के रूप में की गई थी। साल 2003 में इसका नाम बदलकर विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन कर दिया गया। पशु संबंधी रोगों की जानकारी पारदर्शी रूप से साझा करता है यह, और पशु स्वास्थ्य सुधारने के लिए काम करता है ताकि एक सुरक्षित, स्वस्थ और संधारणीय विश्व बना रह सके। इसके सदस्य देशों की संख्या है 183, जिसमें भारत भी शामिल है। अगला सवाल है, हाल ही में एशियाई शेर जनगणना की कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16वीं। तो गुजरात वन विभाग द्वारा हाल ही में 16वीं शेर जनगणना के आंकड़े जारी किए गए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार गुजरात में 891 एशियाई शेर हैं, जबकि पिछली रिपोर्ट में यानी कि 15वीं के अनुसार गुजरात में 674 एशियाई शेर थे। एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। साल 1965 में गिर को अभ्यारण्य घोषित किया गया था। गणना 2 चरणों में की गई थी, जो कि 10 से 13 मई 2025 तक की गई थी। साल 1936 में पहली शेर गणना जूनागढ़ के नवाब द्वारा कराई गई थी। अगला सवाल है, हाल ही में 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राजील। तो 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ब्राजील की अध्यक्षता में हाल ही में आयोजित की गई है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व यशवीर सिंह, जो कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के आर्थिक सलाहकार है, इनके द्वारा की गई। इसका विषय था अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। अब ब्रिक्स, तो ब्रिक्स की स्थापना साल 2006 में ब्रिक नाम से की गई थी, जो कि ये 4 देश थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। साल 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ, तब इसका नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसका हेडक्वार्टर शंघाई, चाइना में है। इसकी अध्यक्षता हर साल अल्फाबेटिकल बदलती रहती है। साल 2024 में ईरान, इथियोपिया, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात इसमें शामिल हुए। इंडोनेशिया 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुआ, जबकि अर्जेंटीना और सऊदी अरब ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। ब्रिक्स की पहली बैठक 16 जून साल 2009 में रसिया के येकातेरिनबर्ग में आयोजित की गई थी। साल 2021 में भारत द्वारा ब्रिक्स की अध्यक्षता वर्चुअली तरीके से की गई थी। साल 2024 में इसकी अध्यक्षता रसिया द्वारा की गई। 2025 में ब्राजील द्वारा की जा रही है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है ग्लोबल साउथ। साल 2026 में भारत द्वारा ब्रिक्स की अध्यक्षता ब्राजील से ग्रहण की जाएगी।